हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और जो नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए या एनपीएस बोल लीजिए, इनमें आखिर फ़र्क क्या है? इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों हो रही है इनके रिगार्डिंग? तो इनमें फ़र्क आज के लेक्चर में समझेंगे, पूरा देखेंगे कि दोनों में से आखिर बेहतर कौन है, ओल्ड पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम, राइट? ये इतने सारे अलग-अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात कर लीजिए, अलग-अलग स्टेट्स की बात कर लीजिए। जैसे एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जो राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मूव कर रहे हैं। सिमिलरली पंजाब के अंदर भी ये बात बोली गई है कि ये भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ रिवर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स हमें देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर कि वापस जा रही हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। तो हमें समझना ज़रूरी हो जाता है कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर और दूसरी बात जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर। तो आज के लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, एक 360 डिग्री एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए रिगार्डिंग अवर प्रारंभ कोर्स। देखिए, जो 2024 का हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसको बहुत ही हमने एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर ना फेज वाइज फॉर्मेट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि पहले फेज के अंदर आपका बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है, एक तरह का बेसिक फाउंडेशन कोर्स रहेगा। फिर हम मूव करेंगे एडवांस फाउंडेशन कोर्स के साथ, जहां पर आपके साथ बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे आपका एक वीकली परफॉर्मेंस फीडबैक सेशन होगा, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो कैसे आगे बेहतर करना है उसके रिगार्डिंग हो गया, या और बहुत सारे फीचर्स इस तरह से आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स नजदीक आता रहेगा, फिर आपको प्रॉपर प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे एंड लास्टली आपको मेंस मॉड्यूल भी आपको मिलते रहेंगे। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि चाहे बात कर लीजिए आप प्रीलिम्स की, चाहे बात कर लीजिए आप मेंस की या इंटरव्यू की, तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर कवर कर लिए जाते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। इन केस कुछ डाउट्स हैं तो इस नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, पेंशन की आखिर जरूरत होती क्यों है? आप नोटिस कीजिए कि देखो, एक इंसान पूरी जिंदगी भर तो कमा नहीं सकता, बिल्कुल। तो होता क्या है ना, फिर पेंशन की जरूरत हो जाती है। अब आपकी जो प्रोडक्टिविटी यूथ में थी, क्या ओल्ड एज में भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी रहेगी? द आंसर इज नो। उसी तरह से आप नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे आज के टाइम में ना हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। पहले ना ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, अब हम थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अब जो जो एल्डरली पीपल है वो यंगर मेंबर के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। उनके पास अगर पेंशन होगी तो डेफिनेटली वो उस तरह से वर्क कर पाएंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छे से चला पाएंगे। साथ ही साथ देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस कॉस्ट के अंदर कैसे सस्टेन करना है, तो वो पेंशन आपको वहां पर हेल्प कर सकती है। उसके साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, आप नोटिस करो कि एवरेज एज की बात करूं, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे कि तो आज के टाइम पे ना 69 ईयर्स एवरेज एज मानी जाती है, नियरली 69 से 70 के बीच में। तो अगर कोई इंसान मान लो 70 साल तक जीता है, तो रिटायर होने के बाद 10-12 साल होंगे ना उसके पास, कि जब वो उसके पास कोई सैलरी नहीं आ रही होगी। तो जो हमारी लॉन्जिविटी है वो भी इंक्रीज हुई है। पहले जनरली इतनी लंबी हमारी एज नहीं होती थी, पर आजकल मेडिकल कंडीशंस बेटर हो गई हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो एक इंसान लंबी अवधि के लिए जीता है। तो अगर वैसा है तो कौन उसको हेल्प करेगा वहां पर? पेंशन। आई बात समझ में? ठीक है। अब समझते हैं भैया कि ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर है क्या और ऐसा क्यों है कि अलग अलग स्टेट्स वापस जा रही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। देखो, नोटिस करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को ना एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम भी बोला जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर आपके जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो डिफाइंड होते हैं। अब डिफाइंड का मीनिंग क्या है? देखो, नोटिस करना, जैसे मान लो आपकी, जब आप रिटायर हुए, रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी लास्ट बेसिक पे कितनी थी? ठीक है, जो भी आपकी बेसिक सैलरी थी उस टाइम पर, जो लास्ट बेसिक पे जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या होगा? 50% जो होगा वो आपको एज अ पेंशन की फॉर्म में मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी जो बेसिक मंथली सैलरी थी वो थी 10,000, तो आपको जो पेंशन स्टार्ट होगी ना वो कितने की मिलेगी? वो मिलेगी 5,000। तो बेसिकली जो 50% होगा आपकी बेसिक मंथली सैलरी का, वो आपको पेंशन के तौर पे मिलने लग जाएगा। तो सर, क्या जिंदगी भर ऐसे 5-5 हजार ही मिलेगा? द आंसर इज नो। देखो, आप जानते हो महंगाई बढ़ती है ना, महंगाई क्या है? इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके साथ ही एक कॉम्पोनेंट होता है। सर, क्या कॉम्पोनेंट होता है? उसको बोलते हैं हम डियरनेस अलाउंस। ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा डीए, ठीक है ना, कि डीए बढ़ गया, डीए बढ़ गया, ऐसे न्यूज में आता रहता है। तो डीए जो है ना, डीएनएस अलाउंस, इसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है ना, जो भी बेसिक सैलरी होती है उसका कुछ परसेंटेज आपको डीए की फॉर्म में दिया जाता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी उसी तरह से क्या होगा?
उसी तरह से आपका डीए के अंदर हाइक होता जाएगा, आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता जाएगा। जनरली होता क्या है ना, एक साल में 2 बार इसको अनाउंस किया जाता है, एक बार जनवरी के अंदर, फिर जुलाई के अंदर। तो 6-6 महीने के बाद आपका डीए बढ़ता रहता है। जनरली 4% मान लीजिए अगर हाइक हुई, अगर 4% इंक्रीज होता ना डीए, तो आपकी जो पहले सैलरी थी 5,000, सॉरी पहले पेंशन मिलती थी 5,000, इसमें 200 रुपए आपको और मिलने लग जाएंगे, तो आपकी पेंशन हो जाएगी 5200। तो इस तरह से डियरनेस अलाउंस के साथ साथ ये चीज बढ़ती रहती है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, ये जो पैसा आया, ये कहां से आया, ये किसने दिया? ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, ये जो पूरा खर्चा कर रही है ना, ये 5,000 देना हो गया, 5200 हो गया, ये किसने दिया? 100% ये पैसा कहां से आया? गवर्नमेंट से आया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ये जो पूरा पैसा आता है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। एक छोटी सी चीज और, यहाँ पर ना ये जो पेंशन होती है, इसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता। ठीक है, पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये जो पैसे जाने हैं या 5,000 जाने हैं मान लो, इसको क्या बोलते हैं? पेंशन पे आउट। ये पे आउट क्या होता है? एक तरह से फिक्स होता है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि पैसा एक तो गवर्नमेंट से जाता है, कितना होता है? 50% ऑफ बेसिक पे सैलरी, और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। और एक छोटी सी चीज और, यहां पर ये ओल्ड पेंशन स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं ना, सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि पैसा देखो गवर्नमेंट देगा, जो पेंशन का पैसा है। इसको बोल देते हैं क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर एक आती है न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, बात कर लीजिए। अब ये क्या है सर? देखो, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या है ना, यहाँ पर जो पैसा आएगा, बेसिकली जो रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन मिलेगी, वो पैसा ना सिर्फ गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट के साथ साथ इंप्लॉय भी दे रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैं 30 साल का हूँ, उस टाइम पे मुझे कोई जॉब लगी। अब अगले 30 से लेकर जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं होती, मान लो 60 साल तक, तो जो अगले के जो 30 साल है, यहाँ पर क्या होगा? इन 30 सालों के लिए गवर्नमेंट मेरी बेसिक सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। उसी तरह से जो मैं होऊंगा, ठीक है, या फिर 10% नहीं, आप 14%, जो गवर्नमेंट होगी वो 14% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, जो मैं होऊंगा वो अपनी बेसिक सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता रहूंगा। तो इस तरह से होगा क्या? गवर्नमेंट से भी कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा मैंने भी डाला, दोनों हमारा जो पैसा था ना, वो गया किसके अंदर? एक फंड के अंदर गया। ठीक है, एक तरह का कॉर्पस बनता गया, वो सारी चीजें बनती गई, मेरा पैसा भी और जो गवर्नमेंट पैसा डाल रही है उसको भी। अब यहां पर क्या होंगे? ये फंड के कॉरस्पॉन्डिंग ना कुछ हमारे फंड मैनेजर होंगे। जैसे सर कौन से फंड मैनेजर? जैसे आप देखो एसबीआई को जानते हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी को जानते हो, या फिर अलग अलग बैंक्स हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ना फंड मैनेजर यहाँ पर होंगे। ये क्या करेंगे? इस फंड को कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। सर कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नाम सुना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नाम सुना है, या फिर इवन इक्विटी के अंदर सुना है, जो अलग अलग हमारी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट्स होती हैं वहां पर। तो इस तरह से दोनों जगह पे इस चीजों को इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर इनसे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल, आपने पैसा डाला तो कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब आप रिटायर हो जाओगे, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा 60 साल की उम्र के ऊपर, तब कुछ पैसा तो मुझे उस टाइम पर लमसम मिल जाएगा कि एक अच्छा खासा पैसा दे दिया, प्लस बाकी के जो महीने के महीने मुझे कुछ ना कुछ पेंशन अमाउंट आती रहेगी। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसेंशियली देखो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ना पूरा का पूरा पैसा, ये जो 5,000 था, कौन दे रहा था? पूरा गवर्नमेंट दे रही थी। अब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या हो रहा है? कुछ पैसा मैं दे रहा हूं, ठीक है, कुछ पैसा गवर्नमेंट दे रही है। फिर ये जो पैसा गया, इसका एक अलग से फंड बना, उसको फंड को मैनेज किया गया, उसको कहीं इन्वेस्ट किया गया, उसके बेसिस के ऊपर मुझे जो बाद में पैसा बना, उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ पैसा अलग से मिला, और प्लस कुछ पेंशन मिलती गई। तो इस तरह से वर्क करती है नेशनल पेंशन स्कीम। दोनों में फर्क समझ आया? बिल्कुल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि भैया बढ़िया कौन है, ओल्ड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम। अब अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इसके बेनिफिट्स आपको गिनाने की कोशिश करूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं, तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, तो आपका ना, आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो एम्प्लॉई है, जो काम कर रहा है, उसका कोई अलग से पैसा नहीं लग रहा, उसको कोई इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं डालना, अलग से कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं आता। उसी तरह से आप नोटिस करो, आपकी पेंशन फिक्स है, आपको इतनी पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या था? आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, उसके जो रिटर्न्स होंगे उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो हो सकता है आपको पेंशन कम मिले, हो सकता है आपको पेंशन ज्यादा भी मिल जाए, दैट इज ऑल्सो ओके।
बट यहाँ पर क्या है, आपकी पेंशन एक फिक्स कर दी गई है कि पहले इतनी होगी, फिर डियरनेस अलाउंस के हिसाब से वो चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ ही एक बेनिफिट क्या है, इसके ऊपर ना आपका कोई टैक्स नहीं लगता, तो दिस इज व्हाट, नॉन टैक्सेबल, कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगता। पर ये तो सर हुई एक सिक्का का एक पहलू, ये तो थे पॉजिटिव्स। उसी तरह से कुछ नेगेटिव्स भी तो हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के। आप खुद सोचो कि क्या नेगेटिव्स होंगे। देखो पहली बात तो ये कि पैसा दे कौन रहा है, पूरा का पूरा यहाँ गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। तो गवर्नमेंट का सर खर्चा बहुत ज्यादा होता होगा। द आंसर इज यस। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का जो बजट आता है ना हर साल, आप देखते हो ना बजट, तो बजट में हर साल बहुत सारा पैसा यहाँ पर डालना पड़ता है। आप एक बार ना गवर्नमेंट का भी बजट देखना। देखो बजट में होता है क्या है, आप जानते हो, एक होता है रेवेन्यू साइड होती है, एक होती है कैपिटल साइड। उसी तरह से इसके अंदर भी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल के अंदर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वाला देखो जो पैसा आता है पेंशन, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को हर साल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का ना बजट में से एक अच्छा खासा पोर्शन यहीं पे चला जाता है कि लोगों को वो पेंशन दे। अब अगर आप खुद सोचो, गवर्नमेंट का एक पैसा, इतना ज्यादा पैसा अगर पेंशन देने में चला गया, क्या वो वहां पे सड़कें कहाँ से बनाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। पैसा देखो लिमिटेड है, अगर पैसा यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्यादा दे दिया, पेंशन में बहुत ज्यादा पैसा लग गया, तो क्या गवर्नमेंट सड़कें बना पाएंगी, क्या गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट या नए और हाईवेज वगैरह बना पाएंगी, आंसर इज नो, नहीं बना पाएंगी। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से आप, मैंने जैसे बताया ना कि पहले देखो लोग कम सालों तक जीते थे, तो गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन का उतना लोड नहीं आता था। पर अब टेक्नोलॉजी की वजह से और साथ साथ हमारे जो मेडिकल इंप्रूवमेंट हुआ है, उससे क्या होता है, लोग अब लंबे समय तक जिएंगे। तो जितने लंबे समय तक कोई इंसान जीता है, तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट को पूरा वो पैसा देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पूरा बर्डन उसको सस्टेन करना पड़ता है। तो ये एक मेजर इशू होता जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली ना हमें देखने को मिला है कि बहुत तेजी से हमें ये जो पैसा है जो गवर्नमेंट को देना है वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से अगर आप नोटिस करो तो एक इंटरजेनरेशनल इक्विटी के अगेंस्ट जाता है। कैसे, जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट से ना कुछ कोई पर्टिकुलर सर्विस को ले रहा हूं, तो होना क्या चाहिए, मैं जो गवर्नमेंट की सर्विस ले रहा हूं ना, ये जो सामने गवर्नमेंट का बंदा बैठा हुआ है, ये पैसा उसको जाना चाहिए। पर पता जा किसको रहा है, ये जा रहा है इसके पहले जो 30 साल पहले कोई काम कर रहा था उसकी पेंशन दे रहे हो। मतलब मैं समझा देता हूं आपको, आप कुछ आज के टाइम पर टैक्स वगैरह देते हो या फिर अलग अलग तरह की गवर्नमेंट को कुछ फीस वगैरह देते हो, ये गवर्नमेंट को यूज कहाँ पे करना चाहिए, मेरे ऊपर करना चाहिए ना, या फिर मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं उनके ऊपर करना चाहिए। पर गवर्नमेंट इसको खर्च कहाँ पे कर रही है, जो आज से 30-25 साल पहले रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन देने के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, ये पिछले वाली जो जनरेशन है उसका बर्डन आज की जनरेशन के ऊपर आ रहा है, ये जो आज की जनरेशन है इसका बर्डन आएगा फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती जाएंगी। तो जो इंटर जनरेशनल इक्विटी की हम बात करते हैं, उसको हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है ना, तो जो बर्डन है ये बहुत कंटिन्यूअसली राइज करता जा रहा है। और इसके लिए देखो हमारे पास कोई फंड भी नहीं है, तो पूरा कहां से आएगा, प्रोविजन इसका बजट से ही आएगा। थोड़ा अगर मैं देखो आपको नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे, ये 1990-91 की बात है, उस टाइम 3200 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट का पैसा लगता था पेंशन लाइबिलिटीज के ऊपर। पर आज के टाइम पर देखो कितना हो गया है, ये 2,10,000 के ऊपर हो गया है, ठीक है। 3,000 था उस टाइम, अब हो गया 2,10,000 करोड़। तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, 70 गुना बढ़ गया है। सिमिलरली आप स्टेट्स का देख लो, ठीक है, स्टेट्स का भी 3,000 करोड़ के आसपास था, अभी देखो ये 3 लाख करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। तो बहुत ही मेजर जंप आया है। ये पैसा देखो देना पड़ रहा है, तो कहीं हवा से थोड़ी आएगा, मेरे और आपकी जेब से ही तो आएगा जो टैक्स पेयर्स हैं। तो ये एक मेजर इशू हो जाता है कि गवर्नमेंट पैसा दे कहां से, तो वो एक मेजर कंसर्न रह जाता है। बाकी देखो आप यहाँ पर स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी देख सकते हो, अलग अलग स्टेट्स के किस तरह से कितना परसेंटेज वो दे रहे हैं, ये कितना परसेंट पेंशन उनको देनी पड़ रही है उनके टोटल रेवेन्यू से। तो अगर आप सभी स्टेट्स और यूटीज का देखोगे ना, तो नियरली 25% इसी चीज में चला जाता है कि वो लोगों को पेंशन दे पाए। अगर आपको याद हो ना, अभी थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने ना एक रिपोर्ट निकाली थी, मैंने आपके साथ जो इकोनॉमी दिस वीकली है उसमें डिस्कस भी करी हुई है ये रिपोर्ट की फिस्कल सिचुएशन क्या है इंडियन स्टेट्स की। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब देखो, पंजाब का जो डेट है वो बहुत ज्यादा है, राजस्थान का डेट बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, ये जो रेड में मार्क्ड प्लेसेस है ना, 39.8, 53, 38, ये सिचुएशंस काफी खराब है इन पर्टिकुलर स्टेट्स की। यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है ना। तो ये स्टेट्स की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब है। अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मूव कर जाए, ठीक है, जैसा कि ये स्टेट्स कर भी रही हैं, तो होगा क्या, गवर्नमेंट के बजट का अच्छा खासा पैसा यही पेंशन देने में चला जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बर्डन आ जाएगा। तो सिचुएशन, जो इकोनॉमिक हालात यहाँ पे पहले से ही खराब है, ये और भी खराब हो जाएंगी। यही रीजन है ना कि हम इसको क्या बोल रहे हैं,
काफी सारी जो गवर्नमेंट्स है इसको या फिर पॉलिटिकल पार्टीज है इनको फ्रीबीज बोल रही हैं, ठीक है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं रेवड़ी कल्चर। तो ये रेवड़ी इसको भी रेवड़ी की तरह ट्रीट किया जाता है कि यहाँ पर क्या कर रही है, पूरा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर, और जो आम लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश है कि हाँ आपका बर्डन कोई नहीं है एम्प्लॉइज का, पूरा बर्डन गवर्नमेंट ले लेगी। पर ये लॉन्ग टर्म के अंदर ना शायद सस्टेनेबल नहीं है, और ये नंबर्स हमें यहाँ पर आपको देखने को मिल भी जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, इसके साथ ही आरबीआई की रिपोर्ट में ही ना उन्होंने पेंशन एक्सपेंडिचर की भी बात करी थी, ठीक है। ये देखो कि आने वाले टाइम के अंदर इनका किस तरह से जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल था, जो तमिलनाडु था, उनको छोड़ के ना बाकी ज्यादातर जो स्टेट्स थी उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ ट्रांसफर कर लिया था। दरअसल में एक्चुअल में हुआ क्या ना कि एक थोड़ा लंबा प्रोसेस था ऑल दो, बट 2004 के बाद हमने ये नोटिस किया कि जो अलग अलग स्टेट्स थी वो मूव करती गई नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ, ठीक है। तो इसका भी एनालिसिस देख लेते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या हुआ, इसके बेनिफिट्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखो, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर बर्डन किसके ऊपर था, बर्डन था गवर्नमेंट के ऊपर। पर यहाँ क्या हुआ ना, बर्डन डिवाइड हो गया, थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर है, थोड़ा एम्प्लॉय के ऊपर है, ठीक है। तो एक तरह से गवर्नमेंट को उतना पैसा नहीं देना पड़ रहा, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से ना जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, पर जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी कर सकते हैं, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये भी इसका सर एक बेनिफिट हो गया। बाकी देखो, आपके ऊपर ना इंप्लॉइज के ऊपर बहुत सारी पावर दे दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, मैं बात कर रहा था ना फंड की, वो फंड में पैसा जाएगा, वो फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा फंड मैनेजर्स के द्वारा। यहाँ पर ना आपके पास में थोड़ी पावर है। इस तरह की पावर कि देखो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे हो सकता है कुछ लो रिस्क की चीजें हो, कुछ मॉडरेट रिस्क कुछ हाई रिस्क हो सकता है आप में से हर बंदे का ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज अलग अलग हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में बहुत रिस्क नहीं लूंगा, तो उसमें क्या होगा, आपका बहुत अच्छा खासा पैसा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ज्यादा डाल दिया जाएगा। वेयर एज अगर कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है, ये हो सकता है थोड़ा इक्विटी में ज्यादा कर दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इक्विटी में डाल देगा, नहीं, कुछ एक लिमिट होती है, अराउंड 50% आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा इनके अंदर। इक्विटी में 50% से ऊपर नहीं रख सकते, बट फिर भी आप वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि आपकी जो रिटर्न्स हैं वहां पर आपको ज्यादा मिल जाए। तो इस तरह से बहुत अच्छी खासी एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। पर इसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं। अब नेगेटिव्स क्या है, देखो एक तो पहली बात ये सोचो कि इंप्लॉइज के ऊपर बर्डन बढ़ गया। ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर इंप्लॉइज के ऊपर कोई बर्डन नहीं था, यहां पर बर्डन इंप्लॉइज के ऊपर भी आ गया। ऊपर से आपकी पेंशन ना अश्योर्ड नहीं है, मतलब आप पहले उसमें क्या था कि 50% आपकी बेसिक सैलरी का आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर यहां पर तो ऐसा नहीं है। आप जिस हिसाब से मार्केट में पैसा डालोगे, अगर मार्केट अच्छी चलेगी तो ज्यादा पेंशन, मार्केट खराब चलेगी तो कम पेंशन, तो ये भी एक इशू हो गया। ऊपर से आप पैसा ना एक फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब कल को देखो हो सकता है फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ और इश्यूज आ जाए, तो आपको किसी दिन हो सकता है ना इस फंड में से पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाए। तो वो भी कितना निकाल सकते हो, उसके अंदर भी ना एक कैप लगा रखा है कि मैक्सिमम आप 25% से ज्यादा नहीं निकाल सकते। और वो भी कब निकाल सकते हो, जब मिनिमम 3 साल कंप्लीट हो गए हो। तो कहने का पॉइंट यह है कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लगा दी गई हैं, अगर आपको इमरजेंसी के अंदर कुछ पैसा निकालना भी पड़ता है। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, कि कितना पेंशन आएगी, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जब ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मैं बात कर रहा था ना, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर मैंने बताया था पेंशन पे आउट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, पर यहां पर टैक्स लगता है। तो ये फर्क हो जाते हैं किसके अंदर, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहां पर देखो 2003-2005 में ही लगभग सभी स्टेट्स ने इसको कर लिया था, धीरे धीरे और स्टेट्स करती गई। जो वेस्ट बंगाल थी वहां पर ये स्टेट चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई। सिमिलर चीजें हमें तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिलती हैं कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को ही जारी रखा। अब धीरे धीरे यहाँ पर देखो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते गए। जैसे आप नोटिस करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने इंप्लॉइज हैं 23 लाख, स्टेट गवर्नमेंट के 60 लाख इंप्लॉइज हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर मैंने बताया ना, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है जब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, बाकी ये सारे भी हो गए। तो टोटल ना अभी तक 8,18,811 करोड़, ठीक है, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे पैसा यहाँ पे हमें देखने को, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये फर्क था ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर और नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। मेजर ध्यान देने वाली बात यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर पूरा पैसा गवर्नमेंट दे रही थी, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता था पेंशन पे आउट के ऊपर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर हमें टैक्स देखने को मिल जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन अश्योर्ड थी 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी, वेयर एज इन केस ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम वो पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं जो दरअसल में ना
पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी के अंदर वर्क करते हैं। एक्चुअल में यही रेगुलेटर है इस पर्टिकुलर सेक्टर का, तो वहां पर काम करते हैं उस हिसाब से। तो मार्केट जिस हिसाब से पैसा देगी, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपकी पेंशन ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। तो ये फर्क था ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर। ज्यादा हम नहीं घुसेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट ओवरऑल हमने एक एनालिसिस देखने की कोशिश करी है, दोनों के पॉजिटिव्स देखे, दोनों के नेगेटिव्स देखे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ये दो स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट करना, बताना मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, एक बार वीडियो पॉज करके। अगर समझ आ गया है, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, आई अंडरस्टैंड, बट मैं फिर से बोलता हूँ कि टेक्निकल है, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, पर टफ तो नहीं था, देखो, है ना। एग्जाम्पल लेके चलते गए तब हमें अच्छे से चीजें समझ आ गई। जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने एक लेक्चर के नीचे लिखा था, सेम चीज मैं चाहता हूं कि अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इस तरह से बता दोगे कि सर लेक्चर समझ आ गया और ये प्रूफ हो गया कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो नीचे कमेंट्स में आप ये बता दोगे अगर आपको इकोनॉमी समझ आनी शुरू हो चुकी है कि इट इज टेक्निकल बट नॉट टफ, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।